42 प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। प्रतीक को देखकर ऋषि और संकेत काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और अपने जगह से खड़े हो गए थे। प्रतीक उन्हें देखने के बाद मन ही मन कहता है, क्या बकवास है ये। इन लोगों को भी शहर में यही जगह मिली थी, अब ये लोग आगे मेरा सर खाएंगे। प्रतीक को रुका हुआ देखकर राधिका कहती है, क्या हुआ प्रतीक। प्रतीक कहता है, तुम जाओ, मुझे एक जरूरी काम है। राधिका वहां से चली जाती हैं और उसके बाद संकेत प्रतीक के पास आते हुए खड़ा होता है तो प्रतीक कहता है, तमाशा मत करना यहाँ। संकेत कहता है, हमें क्या समझकर रखा हुआ है तूने, चल हॉस्टल में तुम्हारी क्लास लेंगे हम। संकेत वापस चला जाता है और प्रतीक वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद प्रतीक सीधा हॉस्टल आता है और उन जानकारियों को देखने लगता है। जैसा कि प्रतीक समझ रहा था, निहारिका सुराना उन लोगों में आती थी जो दूसरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह ऐसा ही कुछ हमेशा किया करती थी और सबसे ज्यादा उसने जिसका काटा था वह कोई और नहीं बल्कि मिश्रा सर थे। प्रतीक उन जानकारियों को पढ़ने के जला देता है ताकि कोई और उसे न देख सके। अब प्रतीक बस ये देखना चाहता था कि उसे वह मौका अंदर घुसने का कब और कहाँ मिलेगा। प्रतीक ने जैसा राधिका के जानकारियों को देखकर समझा था, उसके हिसाब से प्रतीक का अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। वहां हर किसी की ऐसी तलाशी होने वाली थी कि कोई सुई लेकर भी अंदर नहीं जाने वाला था। प्रतीक के पढ़ने के मुताबिक वहां पुलिस काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद थी, इतनी ज्यादा कि कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। प्रतीक बाकी के सारे जानकारियों को जलाते हुए कहता है, मेरे पास बस 3 दिन का ही समय बचा हुआ है, उसके बाद कभी भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि शादी करने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। प्रतीक सोचते सोचते कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता है। इधर अधिराज माथुर ने एमएलए बिस्वास सुराना के साथ दोनों की मीटिंग फिक्स कर दी थी और दोनों वहां पहुंच गए थे। आयुष्मान राणा को देखकर अंशुमन सिंह कहता है, क्या लगता है, मैं ही बात करूंगा तो ज्यादा सही रहेगा ना। आयुष्मान राणा कहता है, बकवास बंद करो, अपने मुंह को अंदर बंद ही रखना, वरना तुमने अगर अपना मुंह खोल दिया तो फिर हम दोनों वहीं सस्पेंड हो जाएंगे। वहां जाने के बाद पता चलता है कि एमएलए बिस्वास सुराना से उनकी मीटिंग जल्द ही शुरू होने वाली थी, जो अधिराज माथुर के सामने ही होने वाली थी। वहां 1 घंटे इंतजार करने के बाद एमएलए बिस्वास सुराना वहां आता है। अंशुमन सिंह धीरे से कहता है, इतना लेट से आया है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आयुष्मान राणा कहता है, तुझे मैंने कहा था ना कि अपने मुंह को बंद करो, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो, इतना समझाने के बाद भी समझते नहीं हो। अंशुमन सिंह कहता है, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान है या फिर नहीं, अगर नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। आयुष्मान राणा कहता है, देखो मैं शांति से जीना पसंद करता हूँ, इसलिए ये सब बकवास मेरे सामने मत करो, वरना मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। अधिराज माथुर थोड़ा कड़क आवाज में कहता है, शांत हो जाओ तुम दोनों। एमएलए बिस्वास सुराना सर आ गए हैं यहाँ। दोनों चुप हो जाते हैं और बिस्वास सुराना आकर वहां बैठ जाता है। बिस्वास सुराना कहता है, एसपी, मुझे यहाँ बुलाने की अगर कोई ठोस वजह नहीं हुई तो तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। अधिराज माथुर कहता है, बहुत ही जरूरी बात है, ये बात आपके जान से रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे दोनों इंस्पेक्टर की बात सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ आपको बुलाकर आपके वक्त को बर्बाद किया है मैंने। बिस्वास सुराना कहता है, ये तो वक्त बताएगा कि तुमने आखिर मेरा वक्त बर्बाद किया भी है या फिर नहीं। बिस्वास सुराना दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, चलो अब बताओ मुझे क्या कहना चाहते हो तुम। अंशुमन सिंह कुछ बोलने ही वाला होता है कि आयुष्मान राणा उसे रोकते हुए कहता है, सर जिस तरह से आपके भांजे के साथ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको निशाना बनाएगा, उसके लिए गोल्डन चांस होगा आपकी बेटी की शादी में हमला करना। बिस्वास सुराना कहता है, तुम दिमाग से पैदल हो क्या, इतनी सिक्योरिटी में वो कैसे हमला करेगा, उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है क्या। आयुष्मान राणा कहता है, जिस तरह की उसकी मेंटालिटी है उसके बाद तो वह उसी दिन हमला करेगा।
मेरे ख्याल से तो आपको यह शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए या फिर कहीं दूसरी जगह करनी चाहिए। ये सुनते ही बिस्वास सुराना गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, जब लोगों को ये पता चलेगा कि बिस्वास सुराना ने किसी के डर से अपनी बेटी की शादी की डेट आगे बढ़ा दी तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। लोग मुझे देखकर कहेंगे कि देखो देखो, बिस्वास सुराना को अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझता था लेकिन एक से डर गया है। अंशुमन सिंह ये देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि आयुष्मान राणा उसे एक बार फिर से रोक देता है और बिस्वास सुराना से कहता है, आप गलत समझ रहे हैं सर। वो कितना ज्यादा खतरनाक है इसका ट्रेलर तो आप देख ही चुके हैं। हम आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे जब तक उसे पकड़ नहीं लेंगे। बिस्वास सुराना चिल्लाते हुए कहता है, अब तो जैसा प्लान है बिल्कुल वैसा ही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। और रही प्रोटेक्शन की बात, तो तुम्हारे प्रोटेक्शन से कहीं ज्यादा लोग हैं मेरे पास जो अकेले तुम्हारे जैसे दर्जनों के बराबर हैं। बिस्वास सुराना ये कहकर जब वहां से जाने लगता है तब अंशुमन सिंह खड़े होते हुए कहता है, ठीक है तो आप ये लिख कर दीजिए कि आपको हमारी सिक्योरिटी नहीं चाहिए और अगर आपकी जान जाती है तो इसमें हमारी कहीं से भी कोई गलती नहीं होगी। ये सुनकर बिस्वास सुराना कहता है, तुम्हारी ड्यूटी तो लगेगी ही न वहां पर। अंशुमन सिंह कहता है, आपके आसपास नहीं लगेगी न, इसलिए आप लिख कर दीजिए। टू बी कंटिन्यूड। 43 जजमेंट डे। अंशुमन सिंह ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया था और एमएलए बिस्वास सुराना को एक बार फिर से काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। इस गुस्से में वह एक खाली कागज लेता है और उसके ऊपर जैसा अंशुमन सिंह ने कहा था वह लिखकर उसके मुंह पर मारते हुए कहता है, 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर मुझे बचाएगा। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आयुष्मान राणा अंशुमन सिंह से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था न अपना मुंह नहीं खोलने के लिए, लेकिन तुमने आखिरकार मुंह खोल ही दिया और बेइज्जती करवा ही दी। अंशुमन सिंह कागज दिखाते हुए कहता है, ये देखो, उसने लिखा है, अगर मैं एमएलए बिस्वास सुराना मारा जाता हूं तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की कोई भी गलती नहीं होगी। इन्होंने मुझे चेताया था लेकिन मैं नहीं माना। अंशुमन सिंह से कागज के कर आयुष्मान राणा कहता है, सर आप ही बताइए इससे क्या फायदा होगा। अधिराज माथुर कहता है, ये कागज तुम मुझे दो और तुम्हारी ड्यूटी वही लगी है, इसलिए अब जाकर वहां नजर रखो। वह जो कोई भी है, वह कितना भी बड़ा तोप क्यों न हो, लेकिन वह अगर वहां आएगा तो बाहर से ही आएगा, अचानक से अंदर प्रकट नहीं हो जाएगा। इसलिए तुम दोनों बाहर अच्छी तरह से नजर रखोगे और याद रखना वहां शहर के सारे अमीर भी आने वाले हैं, तो सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आयुष्मान राणा कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए सर, सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होगी। सूटकेस किलर क्या परिंदे को भी वहां पर नहीं मारने देंगे। अधिराज माथुर कहता है, क्या बात है मेरे शेरों, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। जल्दी से जाओ और अपने साथ साथ मेरी भी नौकरी बचाओ, वरना चीजें बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरा तो सिर्फ ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम दोनों तो पक्का सस्पेंड हो जाओगे। अंशुमन सिंह कहता है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा वह हम देख लेंगे। आपकी ट्रांसफर नहीं होगी और हमारी सस्पेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए सर। अधिराज माथुर उन्हें वहां से भेज देता है। उनके जाने के बाद वह कहता है, क्या बकवास है ये, मुझे तो अपना ट्रांसफर अच्छी तरह से नजर आ रहा है। प्लीज भगवान उस संकी को वहां आने मत देना। इधर प्रतीक की नींद दरवाजे के तेजी से पीटने की वजह से टूट गई थी और वो उठते हुए कहता है, पक्का दोनों बेवकूफ आए होंगे, अब तो वे मुझे अच्छी तरह से पकाएंगे, दिमाग खराब कर देंगे वह दोनों मेरा। गेट को खोलने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। तभी प्रतीक को आवाज सुनाई देती है, अबे कहाँ मर गया, जल्दी दरवाजा खोल प्रतीक, खोल न बे। प्रतीक दरवाजे को जैसे ही खोलता है और दोनों प्रतीक को पकड़कर बेड के ऊपर बैठा देते हैं और ऋषि कहता है, आहा पकड़े गए न। संकेत कहता है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। ऋषि कहता है, हमसे छुपकर लड़की से मिलते हो और वह भी इतनी खूबसूरत लड़की, ये चमत्कार आखिर हुआ तो फिर हुआ कैसे? प्रतीक कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरा उस लड़की से चक्कर चल रहा है? संकेत कहता है,
क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसमें लगने जैसा क्या है? प्राइवेट रूम में तुम दोनों एक साथ। उसके बाद तो शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कब से चल रहा है ये सब? ऋषि कहता है, और तो और हमें भी इसके बारे में नहीं बताया। ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। प्रतीक इससे पहले कि कुछ कह पाता संकेत बोलने लगता है, तुमने आखिर क्यों हमें नहीं बताया? एक बार मिलवा देते उससे, हम भी जान पहचान बढ़ाते। प्रतीक कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस लड़की से जान पहचान बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। वह ऋषि कहता है, क्या बात है, तुम तो जल रहे हो और हमें कह रहे थे कि कोई फायदा नहीं है। प्रतीक मन ही मन कहता है, क्या करूं अब मैं? इन्हें कैसे बताऊं कि राधिका की मदद मैं ले रहा हूं खून करने के लिए? इन्हें तो ये बता नहीं सकता हूं वरना चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। संकेत कहता है, अच्छा तो बताओ मुझे कि उस लड़की का नाम क्या है? प्रतीक कहता है, राधिका। ऋषि कहता है, पूरा नाम? प्रतीक थोड़ा सोचते के बाद कहता है, पता नहीं। उसका पूरा नाम मैंने पूछा ही नहीं, शायद, या फिर उसने कभी बताया होगा लेकिन मुझे याद नहीं है। संकेत प्रतीक की पकड़ते हुए कहता है, क्या बात है यार, इसे ही तो असली प्यार कहते हैं। पूरा नाम जाने बिना ही प्यार में पागल। हाउ रोमांटिक। प्रतीक उसके कंधे के ऊपर से हटाने के बाद कहता है, लड़कियों की तरह बात मत करो। मैं उसे जानता जरूर हूँ लेकिन उससे मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। थोड़ी देर तक और प्रतीक की टांग खींचने के बाद दोनों ने कहना बंद कर दिया था। तब जाकर प्रतीक शांत हुआ था। 2 दिन बीत गए थे और आज का दिन वह था जिसे प्रतीक ने जजमेंट डे कहा था। प्रतीक को अब तक कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आया था जिसके साथ वह अंदर जा सके। प्रतीक पिछले 2 दिन से यहाँ हर तरफ घूम रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया था। आज किसी भी कीमत पर प्रतीक को अंदर जाना ही था। प्रतीक मन ही मन कहता है, आज जजमेंट डे है। आज मेरे दोस्त के आत्मा को पूरी शांति मिलेगी। आज वह होगा जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब वक्त आ गया है जब मैं वो करूं जो आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं किया। प्रतीक अब हर तरफ देख रहा था, तभी उसे एक जगह कुछ लोग दिखते हैं जो सामान लेकर अंदर जा रहे थे। उनके पास आदमी कम थे। उनमें से एक सफेद बालों वाला आदमी उसके बाद प्रतीक को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद प्रतीक मान ही मान हंसते हुआ कहता है, क्या बात है, अब अंदर जाने का रास्ता मिल गया है। टू बी कंटिन्यू।